Good morning, dear students. So, last time we have studied about plant growth and growth patterns. That is very clear now that plants are growing differently than the other organisms, just like bacteria, or you can say particularly animals. Okay, growth in plants is indeterminate. Okay, that you have learned. Two types of the growth is possible, that is logistic as well as arithmetic. Okay, so today we are going to look at the details of a different type of the growth pattern in plants, which is limited to plant kingdom only, not to any other organisms, like dedifferentiation, 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 and redifferentiation. Fine. First of all, look on this figure, differentiation. So differentiation is a process in which the meristematic cells, particularly root apical and shoot apical meristems, and cambium, that is vascular cambium and cork cambium, it is differentiating and mature to perform specific functions. ये हमें पता है. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उनका काम क्या है, तो दे आर डिवाइडिंग कॉन्स्टेंटली, और उसमें से ही बाद में एलोंगेट होते हैं सेल्स, और एलोंगेट होने के बाद वहां पे नए सेल्स जो बने हैं एलोंगेट होने के बाद वो मैच्योर होते हैं और डिफरेंशिएट हो रहे हैं. मतलब दे आर परफॉर्मिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ द फंक्शन. सभी सेल के लिए ऐसा ही होता है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, वन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल हैज बीन शोन एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द रूट सेल, और आप देख सकते हैं इस सेल के ऊपर आपको रूट हेयर भी दिखा है, तो इट इज एपिडर्मल टिश्यू. ये पेरेन्काइमा सेल जो है मेसोफिल, ओके, ये लीफ सेल है, और ऐसे ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स भी बन सकते हैं, जाइलम और फ्लोएम के सेल्स भी ये बन सकते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन द सिग्नल द सेल्स आर एक्चुअली गेटिंग. इन दिस cell walls and protoplasm undergo structural changes. Capacity of the cell division is also lost. तो जब differentiation होता है तो क्या क्या होता है? So whenever the cells are differentiating, तो पहला चेंज आता है उनके सेल वॉल के कंपोजिशन में. ओके, सेल वॉल मॉडिफाई होते हैं, उनका साइज, शेप, अपीयरेंस ये भी मॉडिफाई होता है. प्रोटोप्लाज्म मतलब उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो भी मॉडिफाई होता है, उसके अंदर तो केमिकल चेंजेस भी होते हैं, जैसा सेल्स वैसे चेंजेस उसके अंदर होने वाले हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो यहाँ पे आता है, दैट इज कैपेसिटी ऑफ द सेल डिवीजन इज गेटिंग लॉस्ट. मतलब अब ये सेल डिवाइड होने वाला नहीं है. नाउ इट इज मैच्योर, इट इज डिफरेंशिएटेड, तो अब उसको लाइफ टाइम अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है. एंड आफ्टर परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द ड्यूटीज द सेल इज गोइंग टू डाई. अभी वो डिवाइड नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म टू फॉर्म अ ट्रैकियरी एलिमेंट. They also develop very strong elastic lignocellulosic secondary cell walls. तो ट्रैकियरी एलिमेंट्स में क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं, तो पहले तो मेरिस्टेमेटिक सेल ही था, लेकिन कंप्लीट लॉस हो जाता है प्रोटोप्लाज्म का. दूसरा, सेल वॉल जो है वो बहुत स्ट्रांग बन जाता है, इलास्टिक बन जाते हैं. लिग्नोसेल्यूलोसिक मतलब लिग्निन का डिपोजिशन वहां पे आपको देखने मिलता है इन द सेकेंडरी सेल वॉल टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंसेस इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन. ओके, तो ये भी वहां पे हमें देखने मिलता है. नाउ अंडर सर्टेन कंडीशंस living differentiated cells regain the capacity of the division. अभी अभी हमने मना किया है कि एक बार डिफरेंशिएट होने के बाद सेल्स वापस वहां पे डिवाइड तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ कंडीशंस जब सेल को ऐसे मिलती है तो ये डिफरेंशिएटेड सेल्स जो है वो वापस डिवाइड भी हो सकते हैं. ओके, एंड ये जो स्पेशल फिनोमेना है वो सिर्फ आपको प्लांट्स में ही देखने मिलता है. दिस प्रोसेस और दिस कंडीशन और फिनोमेना, व्हाटएवर यू कैन से, इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन. मतलब डिफरेंशिएटेड सेल्स वापस रिफॉर्म हो रहे हैं, इसलिए उसको हम बोल रहे हैं डी डिफरेंशिएशन. ऐसा कहां पे देखने मिलता है, तो ये सारी चीजें आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं. फॉर एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ द मेरिस्टेम्स, जैसे कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, ये कब बनते हैं,
तो ऑलरेडी प्लांट की ग्रोथ हो चुकी है, प्राइमरी ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस, और वहां पे जाइलम, फ्लोएम, एवरीथिंग हैज बीन डेवलप, और उन्हीं डेवलप हुए सेल में से, डिफरेंशिएटेड सेल में से ही वापस ये दूसरे कैम्बियम डेवलप हो रहे हैं, विच इज एक्चुअली टिश्यू ऑफ द ग्रोथ. सो फ्रॉम डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स दे आर डेवलपिंग. यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज फेसिकुलर कैम्बियम. फेसिकुलर कैम्बियम को हम जनरली इंट्राफेसिकुलर भी बोल सकते हैं, मतलब एक तरफ फ्लोएम होगा, दैट इज प्राइमरी फ्लोएम बाहर की ओर, और अंदर की ओर आपको देखने मिलेगा प्राइमरी जाइलम, और उन दोनों के बीच में ये जो रिंग दिख रही है दैट इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जिसको हम वस्कुलर कैम्बियम भी बोलते हैं. दूसरा जो है इंटरफेसिकुलर, मतलब ऐसे जो वस्कुलर बंडल्स हैं उन दोनों के बीच में जो कैम्बियम है दैट इज नॉन एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. तो कुल मिला के इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये दोनों साथ में मिलके इसको हम बोलते हैं वस्कुलर कैम्बियम. और यही कैम्बियम जो है वो ग्रो होता है, डिवाइड होता है, और उसमें से नए सेल्स जो बन रहे हैं उसकी वजह से सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, ये वहां पे डेवलप होना शुरू होता है. दैट वी ऑल नो. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, और बीच में ये जो ग्रीन रिंग हमें दिख रही है दैट इज एक्चुअली वस्कुलर कैम्बियम. और ये वस्कुलर कैम्बियम एक्टिविटी की वजह से ही आप देख सकते हैं प्राइमरी जाइलम थोड़ा अंदर की ओर शिफ्ट हुआ है, और ये जो है कैम्बियम के ठीक पास में इट इज सेकेंडरी जाइलम. और बाहर की ओर भी अगर हम देखते हैं तो बाहर जो ये ऑरेंज जो है दैट इज द प्राइमरी फ्लोएम, और उसके ठीक नीचे कैम्बियम के पास में जो है सेकेंडरी फ्लोएम डेवलप हुआ है. ये जो है दैट इज द एक्टिविटी ऑफ द वस्कुलर कैम्बियम. तो ऑलरेडी सेल डिवाइड हो चुके थे, मैच्योर भी हो चुके थे, लेकिन फिर भी वहां पे एक ऐसी एक्टिविटी हो रही है दैट इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर हैविंग सेकेंडरी ग्रोथ. और ऐसा ही कॉर्क कैम्बियम में भी होता है. आपका जो सेकेंडरी फ्लोएम डेवलप हुआ है वो, और वहां से लेके कॉर्क तक का पूरा रीजन जिसको हम बार्क बोलते हैं, ये कैसे डेवलप होता है. तो इट इज बिकॉज ऑफ द कॉर्क कैम्बियम. ये आप देख सकते हैं कॉर्क कैम्बियम जो डार्क ग्रे कलर में हमें दिख रहा है दैट इज कॉर्क कैम्बियम, और उसकी वजह से भी वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है. अल्टीमेटली जब भी डी डिफरेंशिएशन प्लांट में हो रहा है इन द स्टेम, वी नो दैट गर्थ, यहाँ पे डायमीटर जो है वो इंक्रीज होने वाला है, इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो भी वहां पे इंक्रीज होता है ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ द डी डिफरेंशिएशन. De-differentiated cells can produce cells that again lost the capacity to divide but mature to perform specific functions. It is called redifferentiation. अभी ये नया हमें फंडामेंटल यहाँ पे मिल रहा है. जो भी सेल डी डिफरेंशिएटेड हैं, ओके, वो जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स जो हैं वो ऐसे सेल्स वापस बनाते हैं विच आर एक्चुअली लॉसिंग द कैपेसिटी टू डिवाइड अगेन, और वो मैच्योर सेल्स बन रहे हैं टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शंस. और ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है रीडिफरेंशिएटर. रीडिफरेंशिएशन इसलिए कि पहले आपके डिफरेंशिएटेड सेल्स थे, उसमें से वापस रिफॉर्म हुए, दैट इज डी डिफरेंशिएशन. और ये जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं उनमें से जो नए सेल्स बर्थ ले रहे हैं इट इज कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन. ओके, प्लांट ग्रोथ इज ओपन टाइप ऑफ द ग्रोथ. दैट इज इट कैन बी इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट. पहले ही मैंने बताया था indeterminate or determinate, that is open type of the growth. Differentiation is also open type because cells, tissues arising out of the same meristem have different structures at maturity. तो एक ही मेरिस्टेम में से अलग अलग सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, डिफरेंशिएट हो रहे हैं, और उसमें से जब सेल्स नए बन रहे हैं तो वो मैच्योर सेल्स जो हैं उनका फीचर्स, मतलब आप बोल सकते हैं साइज, शेप, अपीयरेंस, फंक्शंस, ये डिफरेंट तरह के हो सकते हैं. फाइनल स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी ऑफ सेल और टिश्यू इज आल्सो डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ द सेल्स. ओके, अल्टीमेटली जो उनका फाइनल स्ट्रक्चर रहने वाला है किसी भी सेल का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है कि टिश्यू का या सेल का लोकेशन क्या है. जैसे कि किसी एक लीफ में हमें पता है कि वो लीफ अगर डोर्जी वेंट्रल टाइप का लीफ है तो उसमें दो तरह के
पैरेन्काइमा टिश्यूज हमें देखने मिलते हैं, मेसोफिल सेल्स हमें देखने मिलते हैं। तो एक होता है पैलिसेड मेसोफिल और दूसरा होता है स्पॉन्जी मेसोफिल। है तो दोनों मेसोफिलिक टिश्यू, लेकिन पैलिसेड मेसोफिल जो है वो लॉन्ग कॉलमनर सेल्स हैं, ओके, और स्पॉन्जी वाले जो मेसोफिल सेल्स हैं वो ग्लोबुलर हैं, ओके। तो ऐसे डिफरेंस, लोकेशन चेंज हो गया, सेल का जो अपीयरेंस है वो भी चेंज हो गया विद इन द सेम ऑर्गन, ओके। For example, cells positioned away from root apical meristems differentiate as root cap cells. ऐसे cells कि जो root apical meristem से थोड़े आगे वहां पे डिस्प्लेस होके डेवलप हो रहे हैं, तो वो root cap के cells बन रहे हैं। While those pushed to periphery mature as epidermis, जो root apical meristem को टच करके चल रहे हैं ना, वो epidermis cell बन रहे हैं। मैंने शुरुआत में ये भी बताया था कि इट डिपेंड्स कि सेल को सिग्नल कैसा मिल रहा है। तो देखिए अभी यहाँ पे वही बात आ रही है, दो तरह के सिग्नल अराइज हो सकते हैं, इंटरनल सिग्नल एंड एक्सटर्नल सिग्नल। इंटरनल सिग्नल का मतलब होता है बाहर से कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है प्लांट की ग्रोथ को या तो फिर इस सेल के डिवीजन को, और एक्सटर्नल का होता है अंदर से ही कुछ ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं कि वो उस तरह से बिहेव करना शुरू करता है। जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन का एक प्रोसेस दिखाया है और उसमें से सेल को एक ऐसा सिग्नल मिल रहा है, चाहे फिर वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, तो वो डी डिफरेंशिएशन के मोड में जा रहा है। और वो ऐसे मोड में, डी डिफरेंशिएशन के मोड में जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इट इज बिहेविंग लाइक स्टेम सेल। क्यों? तो स्टेम सेल का मतलब यही होता है द मास्टर सेल्स, जिसमें से नए सेल्स बनते हैं, ओके, अलग अलग तरह के सेल्स बनते हैं। और इसी वजह से आप देखिए यहाँ पे क्रोमेटिन का मतलब क्रोमोसोम्स का डीकंडेंसेशन शुरू हो जाता है, बिकॉज अभी इसको मास्टर सेल बनना है, ओके, इसको स्टेम सेल बनना है, विच इज गोइंग टू गिव बर्थ टू द न्यूअर टाइप ऑफ द सेल्स। तो ये डी डिफरेंशिएशन के मोड में से वापस कैसे जाएगा? तो इट कैन गो टू रीडिफरेंशिएशन, दैट इज कॉल्ड ट्रांस डिफरेंशिएशन, नए तरह के कोई सेल बनेगा, या तो ये अपनी लाइफ साइकिल को पूरी कर देगा, खत्म हो जाएगा, मतलब सेल डेथ, या तो फिर ये अपनी लाइफ साइकिल में ही रहेगा, मतलब पूरा लाइफ इसका जो है उसको कंप्लीट करके जितने आवर्स के बाद, जितने दिनों के बाद इसकी लाइफ साइकिल को खत्म होना है, तब जाके उसकी डेथ होने वाली है, या तो फिर ये डिवाइड भी करेगा, ओके। सो सेल्स आर फंक्शनिंग डिफरेंटली अपॉन डिफरेंट टाइप ऑफ द सिग्नल्स। जैसा उसको सिग्नल मिलेगा वैसा वो आगे जाके बिहेव करने वाला है, और ऐसा सिर्फ प्लांट में ही नहीं, हर एक ऑर्गेनिज्म में ऐसा ही होता है। Now, after growth, we are looking into the second half of the chapter, that is plant development. Growth होने के बाद development क्या होता है? Okay, so plant development ये क्या है? So it is the process that includes all changes in the life cycle of an organism from seed germination to senescence. मतलब किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की, अभी तक हम बात कर रहे थे सेल्स की, और सेल्स की ग्रोथ हो रही है, उसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ हो रही है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एंटायर प्लांट एज अ यूनिट, ओके, लाइफ साइकिल ऑफ एंटायर ऑर्गेनिज्म। और प्लांट क्या है? ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू सेनेसेंस, ओके, इट इज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। कैसे ये होता है उसको भी जरा समझिए। तो जनरली प्लांट डेवलपमेंट का एक कॉमन मतलब दिया है, दैट इज सम टोटल ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। क्योंकि ग्रोथ का मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें डिफरेंशिएशन भी आ जाएगा, ओके, लेकिन ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन का हम जब सम टोटल करते हैं तो इट इज कॉल्ड डेवलपमेंट, अल्टीमेट लेवल ऑफ द प्लांट। तो आप देखिए यहाँ पे कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का होता है, भले ही यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट, लेकिन ऐसा सभी ऑर्गेनिज्म के लिए होता है। से फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग अ मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल है मतलब डिवीजन हो रहा है, और जो डिवीजन हो रहा है, ओके, उस डिवीजन के बाद ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है ना वो एलोंगेट करेंगे, इट इज कॉल्ड एलोंगेशन, और यू कैन से एक्सपांशन। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो एक्सपांड हो रहे हैं, एलोंगेट हो रहे हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेल डिवीजन। तो पहले डिवाइड हुए, फिर एलोंगेट हुए,
एलोंगेट होने के बाद मैच्योरेशन आता है। ये आप रूट के जो सेक्शन वाला पार्ट पढ़े हैं ना चैप्टर नंबर 5 में, उसी को हम यहाँ पे अलग टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे हैं। है तो वही चीज, कंसेप्ट में कोई इश्यू नहीं है, वो सेम ही है। तो एक्सपांशन इट इज कॉल्ड एलोंगेशन। तो मैच्योरेशन, ओके। मैच्योरेशन के साथ साथ क्या हो रहा है, देखिए मैच्योरेशन की जो है ना कंडीशन, तो ऑब्वियस है मेरिस्टेमेटिक सेल जो अभी बर्थ हुए हैं उनका एलोंगेशन कैसे होगा, तो बिकॉज ऑफ द प्लाज्मेटिक ग्रोथ, मतलब साइटोप्लाज्म बढ़ने वाला है, और इसीलिए साइटोप्लाज्म बढ़ेगा तो सेल के अंदर का बल्क बढ़ रहा है, बल्क बढ़ेगा तो अल्टीमेटली सेल जो है वो लार्ज होने वाला है, दैट इज कॉल्ड एलोंगेशन। फिर मैच्योरेशन आता है। मैच्योरेशन जो है उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करेंगे सेल्स तभी तो जाके मैच्योर होंगे अल्टीमेटली, ओके। तो सेल्स अपने आप को डिफरेंटली बिहेव करवाते हैं वहां पे डिफरेंशिएशन में, एंड सेल्स आर गेटिंग मैच्योर, और उसी मैच्योरेशन की वजह से बाद में आपको प्रोसेस के एंड में एक मैच्योर सेल मिल रहा है जिसके पास सारी हैबिट्स हैं वो कि जो आप उसके करवाना चाहते हैं, द फंक्शन, तो दैट इज मैच्योर सेल। मतलब यहाँ पे बर्थ हुआ, इट इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। आप समझिए यहाँ पे बर्थ हुआ, मेरिस्टेमेटिक मतलब आप ऐसा समझिए, इसके पहले तो जाइगोट होगा या जो भी है, मेरिस्टेमेटिक सेल है इसका मतलब बर्थ हुआ। हमारा भी बर्थ होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, तो साइज शेप अपीयरेंस हमारा बढ़ रहा है, दैट इज द चाइल्डहुड व्हिच इज एलोंगेशन। फिर हमें स्कूलिंग करवाया जाता है, राइट, पढ़ाया जाता है, तो दैट इज मैच्योरेशन। ड्यूरिंग मैच्योरेशन डिफरेंशिएशन भी होता है। कुछ बच्चे, मतलब सभी फर्स्ट क्लास में तो बैठते हैं, स्टैंडर्ड 1 to 10 सब इक्वल चल रहे हैं, लेकिन 11 12 में आने के बाद क्या होता है, कुछ कॉमर्स में जाते हैं, कुछ साइंस में जाते हैं, कुछ आर्ट्स में जाते हैं, फिर उसके आगे भी स्ट्रीम्स बदलते जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। एक बार ये डिफरेंशिएशन हो गया उसके बाद वो क्या होता है, सपोज कोई डॉक्टर बन गए तो अब वो मैच्योर हो रहा है डॉक्टरी में भी अपने, ओके, वो लर्निंग प्रोसेस में ही है। एक बार उसका प्रैक्टिस ठीक से हो गया, नाउ द डॉक्टर इज मैच्योर इनफ टू डू सर्जरीज ऑन ऑल दिस, टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन एंड एवरीथिंग। तो वो क्या है, मैच्योर सेल। मतलब मैच्योर सेल जो है उसके पास सारी एबिलिटीज है किसी एक वेल डेवलप्ड प्लांट का पार्ट बनने की। वो क्या करेगा, अल्टीमेटली लाइफ टाइम तक वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा, एंड एट द एंड ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू डाई। तो दैट इज सेनेसेंस, मतलब एजिंग, डेथ साइकिल या डेथ फेज जिसको हम बोल रहे हैं, ये होने के बाद उसकी डेथ होने वाली है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ये किसी भी एक सेल या प्लांट आप जो भी बोलो दोनों के लिए होने वाला है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक यूनिट के तौर पे, मतलब पूरे प्लांट की। तो पूरे प्लांट के लिए भी होगा तो कैसे, तो इट इज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द सेल्स। ये सभी चीजें सभी सेल के साथ होने वाली है, और कलेक्टिवली सभी सेल का हो रहा है, इसीलिए हमें दिखता क्या है प्लांट के बारे में, ओके। प्लांट का जर्मिनेशन हुआ, और जर्मिनेशन के बाद सेनेसेंस में, और अल्टीमेटली प्लांट डाइड, ओके। तो यहाँ पे उसी स्टेजेस को पिक्चराइज किया गया। जाइगोट था, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बना, जाइगोट में से ये एम्ब्रियो बना, 16 सेल एम्ब्रियो, फिर हार्ट एम्ब्रियो बना, और उसमें से मैच्योर एम्ब्रियो बना, और मैच्योर एम्ब्रियो बनने के बाद ये प्लांट में डेवलप हुआ, प्लांटलेट बना, और प्लांटलेट बनने के बाद ये बहुत बड़ा एक अच्छा खासा प्लांट बन गया विच इज इन द रिप्रोडक्टिव स्टेज, फ्लावरिंग वगैरह भी शुरू हो गया है, ओके। तो जुवेनाइल स्टेज, एडल्ट स्टेज, रिप्रोडक्टिव एज, और उसके बाद क्या होगा, दैट वी नो सेनेसेंस फेज, मतलब डीकेइंग, ओके। अल्टीमेटली इसकी डेथ होने वाली है, जब इसकी लाइफ साइकिल खत्म होगी तब। So plants follow different pathways in response to environment or phases of life to form different kinds of the structures. Plants are really fascinating creatures of nature, you can say. क्योंकि प्लांट जो है ना, एक तो हमें पता है अपना फूड खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक से लेके उनका सर्वाइवल का हैबिटेट, और इन सब के बारे में भी जब हम डिस्कस करते हैं, तो रियली दे आर क्रिएटिंग अ बिग पिक्चर कि जहां पे प्लांट जो है वो सुपीरियर बनते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म से, ओके। तो प्लांट का ऐसा क्यों है, सो दे फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट एनवायरमेंट। मतलब एनवायरमेंट मतलब क्या, एक्सटर्नल सिग्नल्स,
ओके तो जैसे जैसे एनवायरमेंट या एनवायरमेंटल फेजेस होंगे उसके हिसाब से प्लांट अपने आप को मॉडिफाई करते हैं एंड सो दैट दे आर रिस्पॉन्डिंग डिफरेंटली इन डिफरेंट टाइप ऑफ द कंडीशंस ओके एंड सो ऐसा होता कैसे है तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नलिंग के इफेक्ट में अगर प्लांट डिफरेंट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं दैट मीन्स प्लांट्स आर चेंजिंग देयर एनाटॉमी नहीं एनाटॉमी तो वही रहेगा क्योंकि हम बोलते हैं ना जब डाइकोट तो डाइकोट उसमें ये होता है मोनोकोट तो उसमें ऐसी एनाटॉमी होती है करेक्ट है लेकिन वो क्या रिप्रोडक्टिव हैबिट को चेंज कर सकते हैं नेवर सो व्हाट दे आर एक्चुअली चेंजिंग तो दे आर चेंजिंग देयर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जिसको आप बाहर से स्ट्रक्चरल फीचर्स बोल रहे हैं ऐसे ओके तो ऐसे प्लांट अपने आपके स्ट्रक्चरल फीचर्स चेंज कर सकते हैं एंड दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट इज नोन एज प्लास्टिसिटी क्यों कि अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं स्ट्रक्चरली दे आर चेंजिंग देयर फीचर्स दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी ओके तो सेल्स के पास एक तो इलास्टिसिटी होती है तो प्लांट सेल के पास इलास्टिसिटी बहुत कम है कंपेयर टू एनिमल सेल्स लेकिन प्लांट के पास जो बेनिफिशियल फीचर है दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी ओके फॉर एग्जांपल ऐसा कैसे होता है तो हेट्रोफाइली ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ हेट्रोफाइली डिफरेंट तरह के लीफिंग ओके लीव्स जो है डिफरेंट तरह के वो उसके शेप्स चेंज हो रहे हैं एक ही प्लांट में कैसे with respect to the different phases of life. For example, in cotton, in coriander and larkspur, the leaves of the juvenile plants and mature plants are different in shapes. Okay, तो कॉटन में कोरिएंडर में लार्कस्पर में आपको ऐसा देखने मिलेगा कि उनके जो लीव्स हैं वो जुवेनाइल फेज से लेके मैच्योर फेज में चेंज हो जाते हैं शेप उनका चेंज होता जाता है तो जैसे जैसे लाइफ का फेज चेंज हो रहा है ओके वैसे वैसे इनमें इनके जो लीव स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जुवेनाइल और एडल्ट का फोटोग्राफ आपको दिखाया है that is in you can say larkspur okay it is a kind of a coriander family right तो जुवेनाइल में आप देखिए क्या है लीफ का शेप और एडल्ट में लीफ का शेप आप देख सकते हैं राइट ऐसी प्लास्टिसिटी सिर्फ प्लांट में ही हमें देखने मिलती है ओके फिर हेट्रोफिली ड्यू टू एनवायरमेंट तो एक था हेट्रोफिली ड्यू टू द फेजेस ऑफ द लाइफ तो ये इंटरनल सिग्नल की वजह से फेज चेंज हुआ और अपना जो लीव्स का स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ नाउ हेट्रोफिली ड्यू टू एनवायरमेंट मतलब एक्सटर्नल सिग्नल के हिसाब से फॉर एग्जांपल डिफरेंस इन द शेप्स ऑफ द लीव्स प्रोड्यूस्ड इन एयर एंड वाटर फॉर एग्जांपल बटर कप करके एक प्लांट है जिस ऑफ द सेम फैमिली उसके बारे में यहाँ पे आपको दिखाया गया है यू कैन सी बटर कप में क्या हो रहा है तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जब आप बटर कप को ग्रो कर रहे हैं ओके सी द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ और उसी बटर कप को आप ग्रो कर रहे हैं वाटर हैबिटेट में मतलब एक्वेस कंडीशन में एट दैट टाइम सी द लीफ स्ट्रक्चर कंप्लीटली चेंज अब मतलब जो बॉटनी नहीं पढ़ा है वो उसको समझ भी नहीं पाएगा कि ये दोनों प्लांट एक ही हैं जिसको ये फिनोमेना पता नहीं है ऑब्वियसली वो गलती करेगा राइट तो प्लांट का डेवलपमेंट जो है ना इट इज वेरी इंटरेस्टिंग और इसीलिए आप सोचिए कि प्लांट में इतनी प्लास्टिसिटी है ना उसी वजह से और प्लांट के पास एक कॉल्ड दूसरी एक प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी जिसके बारे में यहाँ पे नहीं आया लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपके टेक्स्ट में एक जगह पे मेंशन्ड है प्लांट के पास टोटीपोटेंसी इट इज कॉल्ड टोटल जेनेटिक पोटेंशियल टोटल जेनेटिक पोटेंशियल वो पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ प्लांट के पास है किसी और ऑर्गेनिज्म के पास नहीं है तो एक तो प्लास्टिसिटी की वजह से प्लांट्स कैन बी मॉडिफाइड इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और ऐसा होता है ओके दूसरा दैट इज ऑफ टोटीपोटेंसी तो एक ओनली प्लांट ऐसे हैं हायर ऑर्गेनिज्म में कि जिसका अगर आपके पास एक भी सेल है ओनली सिंगल सेल देन आल्सो यू कैन क्रिएट entire plant newly synthesized that is because of the totipotency अगर आपके पास ह्यूमन का सिर्फ एक सेल है तो आप ह्यूमन क्रिएट नहीं कर सकते हैं
आप कोई और एनिमल भी ऐसे क्रिएट नहीं कर सकते। यू आर ओनली पॉसिबल टू डेवलप अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सिंगल सेल ऑफ द प्लांट बिकॉज ऑफ द टोटिपोटेंसी। क्यों? तो प्लांट का डेवलपमेंट जो है इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, उसमें ये होता है क्योंकि उसके हर एक सेल में टोटल जेनेटिक पोटेंशियल है कि उसमें से एक नया प्लांट डेवलप हो पाए। फैक्टर्स कंट्रोलिंग प्लांट डेवलपमेंट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्लांट के डेवलपमेंट को गवर्न करते हैं या कंट्रोल करते हैं? तो ऐसे दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक फैक्टर एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक मतलब क्या? विद इन इटसेल्फ, मतलब विद इन द प्लांट, जो प्लांट के खुद के हैं, मतलब उसके ऊपर कंट्रोल किसका है? तो प्लांट का खुद का कंट्रोल है, कोई बाहर से उसको गवर्न कर नहीं सकता है। और उसको अब मॉडिफाई अगर करना है तो यू हैव टू गो फॉर हायर एंड टेक्निक्स लाइक जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड ऑल दैट। तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स में क्या क्या है? तो एक है इंट्रासेल्यूलर, मींस जेनेटिक फैक्टर्स, उसके जीन्स। ओके, दूसरा है इंटरसेल्यूलर फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसको हम बोलते हैं पीजीआर। इंट्रासेल्यूलर मतलब विद इन द सेल, तो उसमें क्या होगा? जेनेटिक, उसके जीन्स वो गवर्न करते हैं कि इस प्लांट की हाइट क्या होने वाली है, प्रोडक्टिविटी क्या होने वाली है, लीव्स का कलर क्या रहने वाला है, फ्लावर कलर क्या रहने वाला है, हाइट कितनी बढ़ने वाली है। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय जेनेटिक, दैट इज इन जनरल टर्म वी कैन से डीएनए। दूसरे होते हैं इंटरसेल्यूलर फैक्टर्स। उसमें क्या बोला गया है? इंटरसेल्यूलर मतलब द मॉलिक्यूल्स विच आर टॉकिंग बिटवीन टू सेल्स या टॉकिंग बिटवीन मोर देन टू सेल्स। ओके, ग्रुप टॉकिंग जिसको आप बोल सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन। ओके, दैट टाइप ऑफ द रिएक्शन। तो उसमें कौन काम कर रहा है? मीडिएटर कौन है आपका? द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पीजीआरस। तो पीजीआर आपके लिए ये काम करते हैं। ओके, दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स के जो बाहर से अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, बाहर से अफेक्ट कर रहे हैं, बाहर से कर रहे हैं इसका मतलब कि इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज नॉट एवरीथिंग बट मेजोरिटी ऑफ द फैक्टर्स यू कैन गवर्न। ओके, तो उसमें एक है लाइट। चैप्टर नंबर 13 में हमने देखा था लाइट इज अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट में भी दो तरीके हैं उसके अफेक्ट करने के, एक तो होता है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट और दूसरा है लाइट ड्यूरेशन विच इज कॉल्ड फोटो पीरियड। ओके, तो लाइट इज ऑब्वियसली अफेक्टिंग। अब सिर्फ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहा है ऐसा मान लिए, ऐसा नहीं है। लाइट इज अफेक्टिंग, you can say, flowering also. Photo period can also affect the flowering. Okay, इसीलिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, कुछ ऐसे होते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, और कुछ होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। ओके, ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द फोटो पीरियडिज्म, राइट। दूसरा है टेम्परेचर, तो वो भी हमने देखा था, टेम्परेचर इज ऑल्सो अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो सिर्फ टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस को ही अफेक्ट करता है क्या? तो ऐसा नहीं है। नॉट ओनली दैट, इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन रेट, राइट। तो ऐसे तो बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं टेम्परेचर की वजह से भी। फिर है वाटर। वाटर कैपेसिटी अगर सफिशिएंट है सॉइल में तो ऑब्वियसली ऑल द लीव्स विल रिमेन स्ट्रेट, वेल एक्सपोज टू द सनलाइट। लेकिन वाटर एक्टिविटी सॉइल में कम हो गई, मतलब प्लांट में कम हो गई अल्टीमेटली, तो क्या होगा? कर्लिंग एंड विल्टिंग ऑफ द लीव्स। और उसकी वजह से क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का सरफेस एरिया कम हो गया, ट्रांसपीरेशन का सरफेस एरिया कम हो गया, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट होने वाला है। सो वाटर इज वन सच एक्सटर्नल फैक्टर। फिर है ऑक्सीजन कंटेंट, कितना ऑक्सीजन मिल रहा है रेस्पिरेशन के लिए, दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग। और ऑक्सीजन अफेक्टिंग मतलब कंसंट्रेशन ऑफ CO2 भी उसके साथ आ ही जाता है, क्योंकि वो भी हमने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में देखा था कि 0.05 लिमिटिंग हो जाता है वहां पे, उससे कम है तो फिर C3 प्लांट ऑब्वियसली पहले से ही लिमिटिंग फैक्टर पे ही काम कर रहे हैं। फिर न्यूट्रिशन,
तो बाकी सारी चीजें तो जो है वो ऑर्गेनिक फूड जो है वो बनाने का काम वाटर के हाथ में है, CO2 एब्जॉर्प्शन और ये सब। लेकिन व्हाट अबाउट अदर न्यूट्रिशन, मतलब जिसको हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 12 में, माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट्स, वो अगर कम मिल रहे हैं तो याद करिए डेफिशिएंसीज, और ज्यादा मिल रहे हैं तो टॉक्सिसिटीज। तो अल्टीमेटली इन सभी चीजों का मतलब किसी एक प्रोसेस के ऊपर इफेक्ट हो रही है, किसी एक प्रोसेस के ऊपर इफेक्ट हो रही है, तो अल्टीमेटली किसके ऊपर इफेक्ट हो रही है? तो ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट हो रही है। प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट हो रही है तो प्लांट के ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर भी इफेक्ट होने वाली है। सिंपल सी बात है, राइट? तो ऑल दीज आर द फैक्टर्स which are controlling or you can say governing plant development. फाइन। तो इन सभी फैक्टर में से आपके इस चैप्टर में जिसके ऊपर फोकस किया गया है वो क्या है? सो इट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसको हम बोलते हैं प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और उसके लिए वर्ड एक यूज होता है प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बिकॉज ये पूरा जो नया टॉपिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का, उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट फ्रॉम योर सिलेबस। क्योंकि इस चैप्टर में से अभी तक जितना पढ़ा ना, नो डाउट इट इज योर सिलेबस, तो वर्क तो है ही पढ़ना, लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इट इज द नेक्स्ट सेशन, दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विद रिस्पेक्ट टू योर नीट एग्जाम, विद रिस्पेक्ट टू योर रूटीन एग्जाम्स। ओके, सो इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे से, और देखेंगे कि इसके फीचर्स भी क्या क्या हैं। ओके फाइन। सो फॉर टुडे इट्स अप टू दिस। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, और आपको समझ में आया होगा about plants growth and plants overall development. Then also, if you are having any doubts, any queries, any question, as routine, you can WhatsApp me, you can call me. Okay, fine. Have a nice day.